नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और हर रोज की तरह आज भी न्यूयॉर्क कंपनी में हम दो इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में बातचीत करेंगे। एक ऐसी कंपनी जो लगातार मार्केट के फोकस में रडार पे है। कल आपको याद होगा बाजार बंद होने से जस्ट पहले खबर आई थी कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक रिलीफ आता हुआ एक कंपनी के लिए, वो थी जिंदल स्टील एंड पावर, जिसे आप JSPL के नाम से भी जानते हैं। और इस कंपनी के MD और CEO मिस्टर रवि उप्पल जुड़ेंगे हमारे साथ। कल एक शार्प मूव के बाद आज स्टॉक में एक करेक्शन है, 3% के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ। ये जो दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है, कैसे रीड करना चाहिए, कितना बड़ा पॉजिटिव है JSPL के लिए, क्या वो जो कोल ब्लॉक जो एलोकेशन या फिर जो ऑक्शनिंग होनी है, अब उस पर भी सवाल निशान लगेगा। बाकी कंपनीज भी शायद ऐसे ही कोर्ट्स को अप्रोच करें सिमिलर प्रेसिडेंट्स वाली, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। इसे समझने की कोशिश करेंगे रवि उप्पल साहब से। साथ साथ आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि इस क्वार्टर में कुछ रियल एस्टेट कंपनीज बेहद स्ट्रांग नंबर्स घोषित कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ने अपने बेहद स्ट्रांग नंबर्स घोषित करे। एक ऐसी कंपनी जिसने कल बाजार बंद होने के बाद अपने पॉजिटिव नंबर्स घोषित करे थे, वो थी दिल्ली बेस्ड अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर सुनील गुप्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। उनसे जानेंगे जो ये नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर में, मेयर एक एबरेशन है, यानी कि सिर्फ एक क्वार्टर के वंडर्स हैं, या फिर ये ग्रोथ की मोमेंटम इज हियर टू सस्टेन। बाकी क्वार्टर्स में भी क्या हम सिमिलर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक आपके सामने 4.25% की गेंस के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। तो इन दोनों मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। एक कमजोर सेशन भारतीय बाजारों के लिहाज से, हालांकि लो लेवल से फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी इस समय लाल निशान में, फ्लैट टू 1/4%, 1/4% के आसपास का दबाव इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से जो हम बाउंस के लिए प्ले अप कर रहे थे, आज वो बाउंस की स्टोरी फिजल आउट होती हुई 2 सेशंस हरे निशान के साथ ट्रेड, उससे पहले 7 सेशंस लाल निशान के साथ कामकाज हुआ था और आज फिर से दबाव के साथ कुछ हद तक कामकाज हो रहा है। यूरोपियन मार्केट भी आपकी स्क्रीन पे एकदम असमंजसता की स्थिति है। कल भी वहां पे हमने फ्लैट से आधे % के आसपास से तमाम यूरोपियन मार्केट्स में दबाव देखा था और आज फिर से ठंडी शुरुआत होती हुई, कहना चाहिए थोड़ा दबाव में ही शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। और वहां पे भी ओवरहैंग बना हुआ है। ग्रीस को लेकर जो आउटकम आना था, जिसको सब कीनली अवेट कर रहे थे कि शायद वो कल आ जाएगा, अब वो टाइमलाइन स्ट्रेच होती हुई अगली बैठक फाइनेंस मिनिस्टर्स की यूरोजोन की सोमवार को है, तो उसमें शायद एक लाइकली आउटकम आएगा। लेकिन तब तक अनसर्टेनिटी है, ग्रीस के बेल आउट पैकेज को मंजूरी मिलेगी, ग्रीस का यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहेगा, वो अनसर्टेनिटी के बीच में एक बार फिर से यूरोपियन मार्केट थोड़ा सी कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए, आज लार्जली लार्ज कैप्स में इंडियन मार्केट्स में दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स का मोमेंटम इंटैक्ट नजर आएगा आपको। मिड कैप्स 3/4% के आसपास की बढ़त है, स्मॉल कैप्स में 1% के आसपास के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मार्केट ब्रेथ आज की ट्रेडिंग सेशन में मजबूत है। 1:5:1, यानी कि हर 2 गिरने वालों के सामने 3 स्टॉक बाजार में मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% शेयर हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ के आसपास के वॉल्यूम से टर्नओवर्स हमने ऑलरेडी क्लॉक कर लिए हैं। दिक्कत की बात जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, बैंक्स ने सपोर्ट करा था इस बाउंस में बैंक्स ने भारतीय बाजारों में दबाव बनाया था और आज फिर से बैंक सपोर्टिव नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं निफ्टी सेंसेक्स दबाव में। PSU बैंक इंडेक्स 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में 2/3% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। आज बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिजल्ट्स घोषित करे, एक बार फिर से एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं, वो बैंक की पिटाई हुई। तमाम PSU बैंक्स में हमने देखा दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर, कल SBI एक दिग्गज नंबर्स घोषित करने वाला है, उससे पहले भी PSU बैंकिंग स्पेस में या बैंकिंग स्पेस में एक नर्वसनेस आती हुई। सबकी नजरें इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे होने वाली हैं कल। बैंक्स के साथ साथ दो और हेवीवेट पॉकेट्स में दबाव बना रही हैं, FMCG और ऑयल एंड गैस इंडेक्स। इन दोनों में आधे से 2/3% के आसपास की कमजोरी है और दोनों ही हेवीवेट पॉकेट्स हैं, ध्यान रखें। सपोर्ट आ रहा है रियल एस्टेट की, मैंने बात करी थी, मैंने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट हाईलाइट कर रहा था। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज फिर से खरीदारी का आलम है, 1% के आसपास का मूव है। ऑटोज में खरीदारी और एक हेवीवेट पॉकेट है IT की, जिसमें आज हम देख रहे खरीदारी आती हुई। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जो कुछ हद तक सपोर्ट करती हुई, लेकिन आज रिजल्ट्स हेवी डे है। शायद कुछ ही देर बाद आप BHEL के नंबर्स अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, सिप्ला के नंबर्स, कोल इंडिया के नंबर्स, हिंडाल्को के नंबर्स आने वाले हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो अपने आज तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं, तो रिजल्ट्स के लिए आज से एक इंपॉर्टेंट दिन। और ध्यान रखें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तमाम रिजल्ट वाली कंपनीज में ही देखने को मिल रहा है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के साथ साथ नितिन फायर अभी रिजल्ट्स घोषित करे, बजाज हिंदुस्तान अभी रिजल्ट्स घोषित करे, शार्प रिएक्शन इन तमाम स्टॉक्स में है। कल SBI के साथ साथ BPCL और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। तो रिजल्ट्स के लिहाज से कल का दिन भी बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन चलिए, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट से शुरुआत करते हैं यहाँ पे।
जेएसपीएल के साथ, और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर रवि उप्पल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उप्पल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन पे। कल आप सबको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक रिलीफ आया था जेएसपीएल के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि उत्कल B1 ओडिशा में जो ब्लॉक है, गारेपालमा 6 जो छत्तीसगढ़ में ब्लॉक है, उन्हें कोल ब्लॉक ऑक्शन की प्रक्रिया से बाहर निकाला जाए। जेएसपीएल की एक प्ली थी जिसपे दिल्ली हाईकोर्ट ने रिस्पॉन्ड करा है। उप्पल साहब, आपसे सवाल, जो कोल ब्लॉक अलोकेशन में 3 माइंस हैं, इनफैक्ट क्योंकि 2 तो मर्ज हुई थी, उन्हें बाहर रखने का जो डिसीजन दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया है, उसे आपकी कंपनी कैसे देख रही है? कितनी बड़ी राहत हम एक्सपेक्ट करेंगे जेएसपीएल के लिए? ये खबर आपके क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? देखिए, जो दिल्ली माननीय हाई कोर्ट का जो कल फैसला हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। हमारा ऐसा मानना है ये एक सही दिशा में कदम है। और हमारे जो ये 2 चीजें हैं इसके बीच में, जो गारे परमा 4/6 और उत्कल B, ये 2 माइंस हैं कोल की। ये इनको ही मद्देनजर रख के हमने बहुत बड़ी पूंजी निवेश किया है। हमने लगभग 30,000 करोड़ का पूंजी निवेश किया है 2 स्टील प्लांट लगाने के लिए। एक तो जो है अंगुल में, जहां पे हम 19,000 करोड़ रुपया लगा चुके हैं, और भारत का सबसे आधुनिक, सबसे सक्षम स्टील प्लांट हमने लगाया, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज का बहुत प्रयोग किया गया है। और जब तक कोला वो हमको नहीं मिलेगा तो वो प्लांट जो है किसी भी तरह वायबल नहीं होगा। ये हमारे बहुत ही एक क्रिटिकल डिसीजन है। जो माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको माइन मिल जाएगी। उसका मतलब ये है कि जो उसका पहले जो उसका यूज बताया गया था कि वो स्टील प्लांट के लिए है, उसको ही कायम करना पड़ेगा। तो अब जो है गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट है, उन्होंने गवर्नमेंट की जो टेक्निकल कमेटी को कहा है कि ये क्योंकि पूंजी निवेश हो चुका है और पहले वाला जो उसका यूज था उसी को कायम रखिए। मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच में आपकी स्क्रीन पर हिंडाल्को के नंबर्स आते हुए 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स आने वाले थे जिनको मैं हाईलाइट करा था। पहला नंबर आता हुआ हिंडाल्को का नंबर है। मुनाफे का नंबर अब तक हमारी स्क्रीन पर आया है। इनफैक्ट 8472 के रेवेन्यूज भी आते हुए 8472 और मुनाफा, ये दोनों ही नंबर्स मेरे ख्याल से हमारी एक्सपेक्टेशन से कमजोर है। मुनाफा 360 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ 334 करोड़ रुपए के मुकाबले, जबकि स्ट्रीट एस्टिमेट से कि मुनाफे में ऑलमोस्ट 25% के आसपास का जंप, 425 करोड़ रुपए के आसपास ही मुनाफे का नंबर आएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं स्टॉक ऊपर के लेवल से अब करेक्ट होता हुआ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बिल्डअप हुई थी कि हिंडाल्को का नंबर शायद एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस, बड़ी बीट डिलीवर करेगा। एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा नंबर नहीं लग रहा है। 8750 करोड़ के आसपास हम एक्सपेक्ट करते टॉप लाइन का नंबर। 8472 यानी कि ऑलमोस्ट 250-300 करोड़ रुपए के आसपास का टॉप लाइन में मिस देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए के आसपास का बॉटम लाइन यानी कि मुनाफे के नंबर पे मिस है। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों के नंबर्स पे एक मिस नजर आता है, इसलिए स्टॉक भी ऊपर की लेवल से करेक्ट होता हुआ। जो फैक्टर्स थे वो क्विकली आपको रन थ्रू करा दूं। एक्सपेक्टेड था कि हम जो मुनाफे में जंप मैं बात कर रहा हूं 25-26% के आसपास की, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड था कि कंपनी का बीटा मार्जिन या कोर परफॉर्मेंस कुछ हद तक इंप्रूव होगा, पर वो ग्रोथ जो थी कुछ हद तक डेंट होने वाली थी, क्योंकि डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करने वाली थी। जो ब्याज पर खर्च हो रहा है यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसके चलते मुनाफे का नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा सबड्यूड होगा। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से कम यहाँ पे मार्जिन में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, या हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिप्रिसिएशन या इंटरेस्ट कॉस्ट देखने को मिली है, जिसके चलते मुनाफे का नंबर सबड्यूड है। स्टॉक 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। अभी तक मेरे पास सिर्फ हेडलाइन नंबर्स हैं, यानी कि बिक्री और मुनाफे का नंबर है। बाकी नंबर्स, बाकी कैलकुलेशंस अवेट कर रहा हूं अपनी टीम से, लेकिन रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स कमजोर हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड था कि एल्यूमिनियम के वॉल्यूम्स इस बार कुछ बेहतर होंगे, क्योंकि कंपनी के कुछ स्मेल्टर्स रीस्टार्ट या रैंप अप होने वाले थे। Q2 में खासतौर पे आपने देखा होगा टॉप लाइन में एक तगड़ा डाइव देखने को मिला था। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि टॉप लाइन परफॉर्मेंस कुछ हद तक इंप्रूव होगा। एल्यूमिनियम वॉल्यूम्स इस बार एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रैंप अप देखने को मिला था उत्कल रिफाइनरी में, हीराकुंड में, महान स्मेल्टर्स में। उसके चलते एल्यूमिनियम वॉल्यूम्स ड्राइव अप होने की एक्सपेक्टेशंस थी। खासतौर पे हायर एल्यूमिनियम रियलाइजेशन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन इस कंपनी के इंप्रूव होंगे। इसीलिए मैं कह रहा था हमारा एक्सपेक्टेशन मुनाफे के नंबर्स पर बेट हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था। मुनाफा इनफैक्ट सिर्फ 7.5% के आसपास की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, जबकि 25 से 26% के आसपास पोल ऑफ पोल्स यानी कि अमूमन स्ट्रीट एस्टिमेट था। तो उसके आज से एक डेंट नंबर्स में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टोटल ईबिटा जो था इस कंपनी का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शार्पली इंप्रूव होगा,
क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस कुछ हद तक बेहतर देखने को मिल रहा था। कॉपर वॉल्यूम्स यानी कि एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें शायद फ्लैटिश होंगे, क्योंकि मेंटेनेंस को रिलेटेड एक इस कंपनी ने शटडाउन वहां पे लिया था, इसीलिए अदरवाइज कोई उस फ्रंट पे दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये नंबर्स कमजोर हैं। रेवेन्यूज एक बार फिर से रीरन कर दूं, 8472 करोड़ रुपीस पे आते हुए बाजार उम्मीद से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 250-300 करोड़ रुपए के आसपास का मिस। मुनाफे के नंबर्स 420-425 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे के नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, 350 टू बी प्रिसाइज 360 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज क्लॉक करते हुए, यानी कि अनुमान से कहीं नीचे 26% के आसपास की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी। मुनाफा लेकिन यहां पे सिर्फ 7.5% बढ़ता हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन उम्मीद पे शायद खरे उतर रहे। इंटरेस्टिंग है, 10.7% पे ऑपरेटिंग मार्जिन आते हुए 10.8% के आसपास स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी। तो एज एक्सपेक्टेड मार्जिन्स में एक ट्रैक्शन, मार्जिन्स में एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी, 8.7 से बढ़कर 10.8 खरी उतरी है। ऑलमोस्ट 190 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का एक्सपेंशन आता हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 46% के आसपास का जंप है, तो वहां पे भी तो ऑपरेशनली परफॉर्मेंस में इतना डेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से हायर डिप्रिसिएशन है, ब्याज पर खर्च मेरे ख्याल से उम्मीद से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है, इसीलिए मुनाफे पे डेंट है, इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं कम मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदरवाइज क्योंकि मार्जिन्स में एक्सपेंशन उम्मीद पे खरा उतरता हुआ, कोर परफॉर्मेंस उम्मीद पे खरी उतरती हुई। हालांकि टॉपलाइन के केस में ध्यान रखें ऑलमोस्ट 250-300 करोड़ रुपए के आसपास का मिस नजर आता है। लेकिन इन नंबर्स पे बात करने के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडायरेक्ट.com के रिसर्च हेड अविनाश गोराक्षकर। अविनाश, एक्सपेक्टेड था कि शायद हिंडाल्को बेहतर नंबर्स घोषित करेगा, लेकिन जो हेडलाइन नंबर्स उन्हें देख के लग रहा है नंबर्स कमजोर हैं। आपका क्या आकलन है सर? मैं आई थिंक ऑपरेटिंग लेवल पे तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है EBITDA मार्जिन में, लेकिन आई थिंक नेट लेवल पे मेरे ख्याल से नतीजे मार्केट्स के उम्मीदों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक क्लियरली डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट कॉस्ट मेरे ख्याल से ये टाइम काफी बढ़ चुके हैं, तो इसलिए नेट लेवल पे जो ग्रोथ आया है वो मेरे ख्याल से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन EBITDA मार्जिन से हमने देखा है कि कम से कम 8.6 से 10.3 ये जो ग्रोथ आई है ये थोड़ा सा इंकरेजिंग है। तो आई थिंक ऑपरेटिंग लेवल पे नंबर्स आर गुड, बट नेट लेवल पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मार्केट्स के लिए डिसअपॉइंटिंग रहेगी, और इसीलिए स्टॉक भी ऊपर से करेक्ट होता हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट, अब 1/4% से कम की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। काफी सारे ओवरहैंग्स अविनाश, कोल ब्लॉक का आवंटन होना है हिंडाल्को के केस में, तो अभी तक वो ट्रैक्शन मोमेंटम नहीं आया, लेकिन स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक पे क्या रणनीति होगी सर इस समय जब 150 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं? मुझे लग रहा है आशीष स्टॉक में जो मूवमेंट है वो मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी, क्योंकि जो भी कोर ऑक्शन के इश्यूज है और जो सीबीआई के केसेस है, मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा सा एक आध क्वार्टर के लिए और वेट करना चाहेगी, क्योंकि अभी भी बेसिकली कोल माइनिंग इश्यू पे पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है। बट आई थिंक अराउंड 145-150 ये लेवल होगा अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है या किसी के पास अगर स्टॉक्स है, तो मेरी राय रहेगी कि डेफिनेटली होल्ड करें। मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स हैव बीन फैक्टर्ड इन, और रिजल्ट जिस प्रकार से आए हैं ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे आने के कारण मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं आएगी, बट अपसाइड जाने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो हिंडाल्को के इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कोल ब्लॉक का ऑक्शन होना है। एल्यूमिनियम प्राइस का मूवमेंट यहां से कैसा रहेगा वो इंपॉर्टेंट होगा इस कंपनी के लिहाज से। TCRC के ट्रेंड्स कैसे हैं वो देखना होगा, और खास तौर पे जो झारखंड में बॉक्साइट माइनिंग का इश्यू है उसका रेजोल्यूशन कैसे होता है, ये सब इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हो सकते हैं स्टॉक के लिहाज से। अविनाश का मानना है 149-150 के रेंज के आसपास एक्युमुलेशन जोन में इस काउंटर का आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक वैसे वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव शायद आपको नजर आए, क्योंकि 9 के पी पे ट्रेड कर रहा है, FY16 अर्निंग्स पे बुक वैल्यू के हिसाब से भी 0.6 टाइम्स के आसपास ट्रेड, लेकिन अभी कराम ओवरहैंग्स हैं, तमाम कंसर्न है। अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। हिंडाल्को के नंबर्स को रन थ्रू करा दूं, रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी उम्मीद से कुछ कमजोर देखने को मिल रही है, इसीलिए स्टॉक में करेक्शन, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है उम्मीद पे खरी उतरती हुई। मार्जिन्स में एज एक्सपेक्टेड एक ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑलमोस्ट 190-200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इस कंपनी ने डिलीवर करा है, लेकिन हेडविंड स्ट्रांग है इस कंपनी के लिहाज से। चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हिंडाल्को की तरह एक और इंटरेस्टिंग कंपनी जिसकी हम बातचीत कर रहे थे JSPL, उसके CEO और MD रवि उप्पल साहब वेट कर रहे हैं, जो तमाम दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले आए हैं। हिंडाल्को पे भी उसका रिपरकशन देखने को मिल सकता है, तो इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेक के बाद JSPL के मैनेजमेंट से बातचीत कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक कमजोर नंबर्स की बात कर रहे थे, वो थे हिंडाल्को के। इनफैक्ट एक और नंबर्स आते हुए, और शायद एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट ये नंबर्स भी कमजोर नजर आ रहे हैं। CESC वो कंपनी है जिसने अभी अभी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय में
हम देख रहे हैं 1250 करोड़ रुपए मान लीजिए मोटा मोटी कंपनी ने आय क्लॉक करी है तीसरी तिमाही में, जबकि 1380 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशंस थी। तो ऑलमोस्ट 130 करोड़ रुपए का मिस है टॉप लाइन के केस में। 14-15% के आसपास साल दो साल ग्रोथ बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, केवल 4% की ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। इनफैक्ट बॉटम लाइन का परफॉर्मेंस भी बेहद कमजोर है। 33% का जंप एक्सपेक्टेड था बॉटम लाइन में, मुनाफे में 143 करोड़ रुपीस के आसपास मुनाफा एक्सपेक्टेड था, केवल 111 करोड़ रुपए में मुनाफा आया है। यानी कि 33% की जंप एक्सपेक्टेड थी, केवल 3 से 4% के आसपास मुनाफे में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा मिस यहां पे भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए स्टॉक रिएक्ट करता हुआ यहां पर भी ऑलमोस्ट 4.25% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय सीएससी ट्रेड करता हुआ। ज्यादा डिटेल्स इस समय नहीं है टॉप लाइन और बॉटम लाइन के नंबर्स यानी कि हेडलाइन नंबर्स के अलावा, लेकिन मार्जिन्स कैसे हैं सबकी नजरें हैं। किस तरह से स्पेंसर्स में लॉसेस कर रही है कंपनी, धारीवाल में किस तरह का लॉसेस है या किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंसोलिडेटेड एंटिटी में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं गॉज करने के लिए सीएससी का परफॉर्मेंस ध्यान रखें। सबकी नजरें होंगी कि किस तरह की स्पेंसर्स में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हुई है, स्टोर लेवल एबिटा कैसा रहा है, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी या किस तरह की बॉटम लाइन नंबर्स वो इस कंपनी की सब्सिडी डिलीवर कर रही है। सबकी नजरें होंगी चंद्रपुर में ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, किस तरह का पीपीए की टाइमलाइन क्या है साइनिंग का। सबकी नजरें होंगी कैपिटल कॉस्ट किस तरह से हल्दिया प्लांट में कंपनी दिखा रही है, क्योंकि वहां पे सिंक्रोनाइजेशन अभी भी बड़ा क्रिटिकल है। तो सीएससी के लिए भी बड़े चैलेंजेस, बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उस लिहाज से। लेकिन इस समय जो नंबर्स हमारे स्क्रीन में टॉप लाइन और बॉटम लाइन यानी कि बिक्री और मुनाफे के फ्रंट पे दोनों ही बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। 3-3.25% के आसपास ये स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिन के लोस पे ट्रेड्स। तो हिंडाल्को के कमजोर नंबर्स, उसके बाद सीएससी के कमजोर नंबर्स आते हुए। लेकिन चलिए हमारे साथ जेएसपीएल के एमडी और सीईओ मिस्टर रवि उप्पल जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपसे बातचीत चल रही थी, आपकी बातों से लगता है कि ये ब्लॉक्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं। क्या आप इन ब्लॉक्स के लिए बिड करेंगे? कितना खर्च करेंगे इन ब्लॉक्स पर? क्या अपडेट्स हैं? कुछ आपने जरूर अपना इंटरनल कैलकुलेशंस किए होंगे। देखिए, दोनों माइंड के जो हमने हाई कोर्ट से याचिका की थी वो इसलिए की थी कि हम इसके लिए बिड करना चाहते हैं, और जो इसका शुरू से जो इसका एंड यूज था उसको हम चाहते हैं उसको दोबारा से स्थापित किया जाए, और इसके बीच में डेफिनेटली इसके लिए जो बिड प्रोसेस होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा सर, आपकी तरह और भी कई कंपनियां इन ब्लॉक्स के खिलाफ अपील कर रही हैं। अगर वहां भी फैसला कंपनियों के पक्ष में आता है तो क्या इसका कोल ब्लॉक ऑक्शन पर असर पड़ेगा? एक डर बन गया है बाजार में उस बात का। देखिए, जो ये कोल ऑक्शन प्रोसेस इस समय चालू है, अभी उन्होंने शेड्यूल 2 की माइन जो है उसका कार्यक्रम चल रहा है, वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो था शेड्यूल 3 की माइंस का प्रोसेस आरंभ होगा। तो हम उसके बीच में जैसे और कर रहे हैं, हम भी उसमें जो भाग ले रहे हैं, और ऐसे आशा करते हैं कि जिन ब्लॉक्स की हम आशा करते हैं लेने के लिए उसमें हम सफल होंगे। तो अभी जो ये डिसीजन हुआ है ये सिर्फ ये 3 माइंस के लिए हुआ है, उत्कल B1, उत्कल B2 और जो है गारे परमा 4/6 के लिए। तो इन तीनों को उन्होंने आदेश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि इनको जो ऑक्शन प्रोसेस चल रहा है उनसे अभी इसको बाहर रखा जाए जब तक कि टेक्निकल कमेटी का किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचती। उप्पल साहब, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर नीलामी नहीं होती है तो कोल माइंस को नेशनलाइज करना होगा। बड़ा स्टेटमेंट आता हो उनकी तरफ से सर, क्या ये सही होगा और इसका इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर कितना असर पड़ सकता है? कैसे रीड कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स को? देखिए, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जो कह रहे हैं हम उसका बहुत आदर करते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि भारत में जितने कोयले का उत्पादन है वो सरकारी क्षेत्र ही उसका काम पूरा नहीं कर सकता। 65 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आजादी लिए, उसके बावजूद अभी तक सिर्फ 550 मिलियन टन का सिर्फ उत्पादन हुआ है, और आज देश लगभग 160 मिलियन 16 करोड़ टन कोल बाहर से आयात कर रहा है। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमें अपने ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करना है तो बड़ा आवश्यक है कि कोल का उत्पादन बहुत स्पीड से बढ़ाया जाए, और ये संभव नहीं है अगर इसको सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही अगर इसका उत्पादन करेंगे। उसमें निजी क्षेत्र को भी भाग लेना पड़ेगा, भागीदार बनना पड़ेगा। दोनों को, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर उत्पादन को तेजी से बढ़ाना है। आदरणीय जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि देश का जो 2020 से 1 बिलियन यानी 100 करोड़ टन से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। वो तभी संभव हो सकेगा जब निजी क्षेत्र और
सरकारी क्षेत्र दोनों जो है इस कार्यक्रम में भाग लें और इसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से और फुर्ती से काम को उसकी पूर्ति करें। अच्छा रवि जी, कंपनी के बुक्स पर इस समय क्या हाल है बैलेंस शीट का? कितने कैश पे आप बैठे हैं? क्या इस कंपनी की हालत है? क्योंकि कितना बिड कर पाएंगे उसका मेरे लिए जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ने इस बार मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो ऑलमोस्ट 1675 करोड़ रुपीस के आसपास के लॉसेस पोस्ट करे थे और खबरें थी कि इस लॉस के बाद करीब 750 कर्मचारियों को इस कंपनी ने निकाला भी है। देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो कि हमारा किसी को निकाला नहीं है, हमने ये कहा है कि हमने ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज किए हैं जिससे हमारी जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट 5% उसमें किफायत हो जाए। निकाला किसी को नहीं है, तो ये आप किसी भ्रम में मत रहिए। हम जो है बल्कि हमें और लोगों को रोजगार देने की हमें आवश्यकता है और लोगों को कंपनी की प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जिस तरह काम बढ़ रहा है, कंपनी का जो स्टील का उत्पादन ही जो है पहले वो 7.5 मिलियन और 8 मिलियन टन के बीच में हो गया है, बिजली का उत्पादन 3 गुना हो गया है। तो बिना लोगों को और लोगों लिए बिना कार्य जो है पूर्ण नहीं हो सकता। और आपका जो दूसरा प्रश्न था कि इसके बीच में कितनी माइंस ले सकते हैं, तो हम जो जितनी भी माइंस हमें मिलेंगी हम लेने की पूरी चेष्टा करेंगे। पर एक बात को मैं अवश्य कहूंगा कि किसी भी माइन में हम उतना ही प्राइस बिड करेंगे जिससे उसका इकोनॉमिक सेंस बने, क्योंकि ये नहीं कि उसका सिर्फ माइन को किसी भी हालत में लेना है, ये हमारा दृष्टिकोण नहीं है। माइन तभी लेनी चाहिए ताकि उससे कोई बिजनेस सेंस बने और इकोनॉमिक सेंस बने। चलिए उपल साहब, समय की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद इन विच वेज, और सॉरी आपको बीच में काफी देर वेट कराना पड़ा, मुझे नतीजे इंपॉर्टेंट आ रहे थे। लेकिन रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद सिंपली आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, क्योंकि समय की कमी है और बहुत सारे नंबर्स आए थे। शायद मेरे को लगता है आज अंसल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएफओ साहब से बातचीत नहीं हो पाएगी, कोशिश करेंगे उनसे कल कनेक्ट करने की। सुनील गुप्ता साहब सॉरी अगर आप सुन रहे हैं तो, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है। फिनोलेक्स केबल्स इस बीच में आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आते हुए, तो छोटी मझौली कंपनियों की परफॉर्मेंस आज जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बेहतर नजर आ रहा है। 24.5 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 38 करोड़ पे पहुंचता हुआ, तो अच्छा खासा जंप आपकी स्क्रीन पर वो एकदम से स्टॉक में स्पाइक इसीलिए आ रहा है 2-2.25% के आसपास के गेन्स। ऐसे ही हमने कई सारी और कंपनीज आज आती हुई देखी जिनके उस ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। केस इन पॉइंट फिनोलेक्स केबल्स इस समय स्क्रीन पर। लेकिन चलिए न्यूयॉर्क कंपनी में वक्त इतना ही है आज के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा